पास अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो बाकी लोग देख सकेंगे। वेब डेवलपमेंट बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिसको पहले मैंने कभी अहमियत नहीं दी इतनी, क्योंकि मेरे अपने हिसाब में जब आप बिजनेस करते हैं तो बड़ा बिजनेस करना चाहिए, और बड़े बिजनेस में ही पैसा होता है। ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं ये तो इंसान को अपने तौर पे चलाते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि तुम लोग खासकर जो तुम तीनों चारों ही बहुत ही एनर्जेटिक हो, अलीना भी बहुत एनर्जेटिक है, जैन तुम्हारा तो पता ही हो, मारिया का एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा आगे। तो मेंटरिंग में मेन चीज़ ये होती है कि विजन देना। अगर आपके पास विजन अच्छा है तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, अगर आपके पास विजन शॉर्ट होगा तो आप पीछे रह जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर यानी आपकी मंजिल ही बादल होंगे तो आप उड़ान भरेंगे, लेकिन अगर आपकी मंजिल ज़मीन पे पड़े हुए छोटे-छोटे कंकर या छोटे-छोटे दाने खाना है तो क्या होगा कि आप उसमें ही उलझ के रह जाएँगे। तो आपने अपनी जो परवाज़ है ना उसको ऊपर रखना है। तो वो भी ज़रूरी होती हैं जो कंकर पत्थर होते हैं, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन बड़ा बिज़नेस करना होता है, ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर के आपकी एक्सपेंशन हो सके। तो मैं वेब डेवलपमेंट को ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ही आसान है। यानी बहुत ही आसान से मुराद मेरी ये है कि अब हर चीज़ के टूल्स अवेलेबल हैं। आपको ग्राफ़िक्स आनी चाहिए ताकि आप किसी पिक्चर को, जो भी पिक्चर हो उसको अमेंड कर सकें, उसको बेहतर बना सकें और उसकी वो कर सकें उसको। थोड़ा-सा आपको सेंस ऑफ डेकोरेशन होना चाहिए। ख़ासकर लड़कियाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये सलाहियत होती है कि वो अपनी डेकोरेटिव स्किल्स को यूज़ करती हैं, क्योंकि दे आर बेसिकली होम मेकर्स। तो वो घर को खूबसूरत सजाना हो जाना, तो वो एक जो सेंस होता है वो हर जगह इस्तेमाल होता है। जब आप एक वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज जब खुले तो वो एक अच्छा वेब पेज लगना चाहिए, और वो उसके लिए फिर आपको उसकी अरेंजमेंट की कौन से कैरेक्टर्स यूज़ करने चाहिए और कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए और कौन सी पिक्चर्स को किस जगह पे लगाना चाहिए, और जो वर्डिंग्स हैं उनका इस्तेमाल, कि वो कैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएँ और उनको किस तरह से लिखा जाए। तो यही है, अगर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हों मगर एक बिखरी हुई पड़ी हुई हों तो वो अच्छी नहीं लगती, और दूसरी तरफ वही चीज़ें बहुत ही हल्की-फुल्की चीज़ें हों मगर बहुत अच्छे तरीके से घर में एज़ अ डेकोरेशन पीस के रखी गई हों तो खूबसूरत लगने लगती हैं। तो एक तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट पब्लिक इंटरेक्शन फेज़ 1 होता है, जहाँ पे आप पहले ही दफ़ा आपके पास आपका कोई क्लाइंट आता है, वो वेबसाइट पे आएगा तो खरीदेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं समझने की, बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो। एक बात ये है कि कंटेंट कंटेंट इम्पोर्टेंट है या डेकोरेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमने जब इस ज़माने में टीवी चैनल में इन्वेस्टमेंट की, और पाकिस्तान के एक टीवी चैनल था उसमें हम इन्वेस्टमेंट की हमने, और हमारा इन्वेस्टमेंट थी उसमें। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमने कैमरे खरीदने हैं, और एक-एक कैमरा जो है उस ज़माने में कोई 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और पूरी किट जो है वो 30 लाख रुपए की आ रही थी। तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था क्योंकि इन्वेस्टर था, बोर्ड ऑफ आप लोगों को कितने कैमरे चाहिए? तो कहने लगे सर हमें हर शहर के लिए 1 या 2 कैमरा चाहिए होगा। न्यूज़ ये और वो सब चीज़ें। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो आप इसमें नॉर्मल जो कैमरे मिलते हैं 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, उन्हें 25-30 हज़ार का हैंडीकैप आ जाता था, वो यूज़ करें। कह रहे सर वो जियो वालों ने तो ये कैमरे यूज़ किए, फलाने ने ये कैमरे यूज़ किए। तो फिर मैंने उनको बताया कि जियो को पैसे मिले और उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और वो पैसा जो है वो इस सूरत में कैश में नहीं मिलता, वो पैसा इसी सूरत में आता है कि ये बाहर से एड आ रही है। वो मुल्क जो एड दे रहे होते हैं वो अपने कंपनियों को सपोर्ट दे रहे होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट चली जाती हैं, और वो उनको पैसे दे देते हैं, फ़ायदा उन्हीं को हो रहा होता है अल्टीमेटली, आपको तो चीज़ मिल रही होती है। आपके पास एड नहीं आ रही, आप खुद खरीदें। दूसरी चीज़ ये, न्यूज़ एक कंटेंट है, जो बात समझाने की थी इस एग्ज़ाम्पल में वो ये थी, न्यूज़ एक कंटेंट होता है, ठीक है? न्यूज़ एक फीचर नहीं है।
अगर आप एक ड्रामा बना रहे हैं, तो आपने उसमें हीरो हीरोइन को गुड लुकिंग ब्यूटी कैम चाहिए, और कलर शार्प होनी चाहिए, हर चीज चाहिए। वो फीचर्स हैं, वो फीचर्स जो है ना ड्रामा बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। मगर न्यूज कंटेंट में आपके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप जलसे की कवरेज करने जा रहे हैं तो वहां पर जलसे के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा उसकी वो हो, क्योंकि ना तो लाइटिंग कंट्रोल में है ना कलर कंट्रोल में। कोई इंसिडेंट हुआ है, कहीं गए हैं आप रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए बड़े हैवी ड्यूटी कैमरों की जरूरत नहीं है। फिर उनकी बात समझ में, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी टेक्निकल प्रोडक्ट है और वो एक निश रिक्वायरमेंट है किसी शख्स की, तो वो तो कहीं से भी आके खरीदेगा आपसे, क्योंकि उसको उस चीज की तलाश है, वो आपके पास है, वो खरीदेगा, हर हाल में खरीदेगा। ठीक, ये हो गई एक बात। अब आ जाओ दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि लेकिन आप एक ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग डील कर रहे हैं। मसलन हमने अभी लेदर जैकेट्स का शुरू किया, क्योंकि लेदर जैकेट्स में प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा गया। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से? इस तरह से बहुत अच्छा गया कि हमारे पास एक लड़का था आज, उसने 3-3 हज़ार पाउंड की जैकेट्स बेची हैं। ठीक है, 3 हज़ार पाउंड पर मंथ, यानी 6 से 7 लाख रुपए की जैकेट्स बिकी, और उसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन था। तो वो एटसी वगैरह पे बिक रही थी और दूसरी जगहों पे बिक रही थी। ईबे थोड़ा सा डाउन हो गया अब, तो ईबे पे इतने नहीं बिकती, लेकिन एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म ईबे है अभी भी। अच्छा, तो वो जो एक कंटेंट है ना, वो ऐसा कंटेंट है जिसमें कंपटीशन है। तो अब आपको यहाँ पे उसकी आपकी लुक्स पे बिकेगा, क्योंकि एक बंदा ऑनलाइन खरीद रहा है, वो सिर्फ देखेगा। जब वो देखेगा ना कि उसके पास जो भी उसने चीज बनाई है वो देखेगा, वो जब वो दिखेगी तो फिर ये होगा कि वो उसको खरीदेगा। तो अगर दिखने में ही तस्वीरें ही अच्छी नहीं होंगी, फीचर्स क्लियर नहीं आ रहे होंगे, लाइट कंट्रोल नहीं होगी, तो क्या होगा कि वो उसको पसंद नहीं आएगी, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो यहाँ पर ना हमें दो चीज़ों का ख्याल करना है। वेब डेवलपमेंट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक हमारी साइट होगी जो कि बेसिकली उसकी ग्राफिक्स की होगी। हम कोई 2 लोग इसके लिए अलग कर देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स करेंगे, ठीक है। और क्यों सिर्फ ग्राफिक्स करेंगे? क्योंकि अगर उनका दिमाग उस तरफ चल रहा है तो उनको सिर्फ चलाने दें। वो फोटोशॉप या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करते हुए गेम वगैरह जैसे मैंने बताया था वो क्लियर करें। मगर पूरी टीम को आना जरूर चाहिए कि कैसे किया जाता है। जरूरी नहीं है उसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि कभी जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो कर सकें। तो ये एक इवेंट एक चीज होगी। दूसरी साइड है उसकी अपलोडिंग होस्टिंग वाली साइड। वहां पे जो जैन है, तुम्हारा काम ज्यादा होगा क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो उसको सिक्योर बनाना, और उसके अंदर पेमेंट मैकेनिज्म तो हम डाल ही रहे हैं सारी चीजें, वो तुम अपने तौर पे कंट्रोल कर लेना सारी चीजें। तीसरी साइड जो है उसकी, वो है उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप अपनी बात को सही से बयान नहीं कर सकेंगे तो आप चीज को बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। वो बहुत सारे एड्स आते हैं, और जिन एड्स के अंदर ये होता है कि मैं एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग है, बाकी लोग भी देखेंगे। तो वो होता इसलिए है, वो खाली डिफाइन इसलिए किया जाता है कि यानी जो कंटेंट है ना वो अट्रैक्ट करता है। तो कंटेंट को राइट करना, उसको उनके अल्फाज को इस तरह सेलेक्ट किया जाता है कि वो आम फहम जो है उसके अंदर लोगों की समझ में आ जाए, जिसे एडवर्टाइजमेंट बनाना कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाना, ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग करने के लिए कंटेंट को राइट करना, ये क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। यहाँ पर जो क्रिएटिव माइंड है वो जरूरी है, यानी कि इंसान के पास क्रिएटिविटी हो, आइडियाज हो, कर सके और उसको लगन हो करने की। जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, उनकी जो है वो यहाँ पे जो रेट चलता है वो 50 पाउंड पर आवर चलता है। यानी वो 50 पाउंड लेते हैं अपने 1 घंटे का। अगर 10 घंटे का काम किया तो 500 पाउंड लेंगे उसके। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? जैसे कि कोई भी शख्स जो हमारे पास हो जो कंटेंट राइटिंग करेगा, उसकी इंग्लिश मुनासिब होनी चाहिए,
मुनासिब, जरूरी नहीं अच्छी हो। अच्छी से मुराद मेरी क्या है, जरूरी नहीं है कि बहुत ही वो हैवी ड्यूटी वर्ड्स यूज करें, दोज वर्ड्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो मसलन हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अल्फाज को अदायगी के वक्त खूबसूरत बनाते हैं, तो उस तरह के ना कंटेंट राइटर्स को कहा जाता है कहते हैं। मैं तुम लोगों को इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। मसलन कोई शख्स एक काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम ये काम तो कर रहे हो, मगर इसके नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होगे। एक जुमला है उर्दू में ना कि आप ये काम कर रहे हैं, इसके नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। वेरी सिंपल, ठीक है, आप रिजल्ट्स के रिस्पॉन्सिबल। दूसरे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। रिजल्ट की जगह एक अच्छा लफ्ज आ गया कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये हुए। अब तीसरी चीज है जो कि इसको बिल्कुल चेंज कर देगी, जो उसके यू विल फेस द म्यूजिक ऑफ दिस। अब यहां पर जो लफ्ज यूज हुए तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। मसलन आप नताइज के जिम्मेदार होंगे, उर्दू का लफ्ज है, उसमें एक यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट्स, और यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, नताइज के जिम्मेदार होंगे आप। या यू विल फेस द म्यूजिक, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। तो ये तीन चार, तो किस जगह पे किन अल्फाज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने और उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसा बनाना है कि वो अट्रैक्टिव बने। तो अच्छा कंटेंट राइटर जो है वो 50 पाउंड पर आवर लेता है, ठीक है। तो एक हमें कंटेंट राइटर की जरूरत भी होगी जो कि कंटेंट राइट करें। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो सिखाने वाली चीज़ है ना, मैं लिखने को तो लिख के भी दे सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा टाइम इस चीज़ में लगना चाहिए कि मैं उसको नोक पलक उसकी दुरुस्त करता रहूँ? क्योंकि फिर क्या होगा कि मैं चेरी पिकिंग में आ जाऊंगा। चेरी पिकिंग का मतलब क्या होता है, हम बाजू का, जैसे मैं तुम लोगों से कहा था ना कि जमीन पे पड़े हुए छोटे छोटे अनाज के दानों को चिड़िया चुग रही होती है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन वही होता है ना। तो लेकिन बाज हवा में उड़ता है और हवा में उड़ते हुए परिंदे का शिकार करता है, ठीक, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो कहने का मतलब ये कि चेरी पिकिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बासलाहियत हैं, मगर आप छोटे कामों में फंस के अपना टाइम उसमें लगा रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो हमको क्या करना होगा, हमें करना ही होगा कि हम एक कंटेंट राइटर अपने पास प्रोड्यूस करेंगे, और इसकी भी सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है बाकायदा, और हम देखेंगे कि हमें कंटेंट राइटर्स जो है हमारे, उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो चीज़ों को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकें। कंटेंट राइटिंग में जैसे कि मैंने तुमको अभी पहले बताया था, अभी लेक्चर में, पहले लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी कि कंटेंट में फीचर्स में क्या फ़र्क होता है। कि जैसे कैमरा है, अगर आप न्यूज़ शूट करने जा रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन से बनी हुई वीडियो क्लिप भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट है, उसमें कुछ मवाद मौजूद है। लेकिन अगर आप ड्रामा बनाने जा रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के कैमरे से ड्रामा शूट नहीं करेंगे। हालांकि अब जो आईफोन के कैमरे की या जो फीचर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनकी मैचिंग डीएसएलआर कैमरों से की जा सकती है, जो कि बेसिकली इस वक्त यूज हो रहे हैं अपने ड्रामों के शूट्स वगैरह के अंदर, ठीक है। ब्लैक मैजिक उर्सा वगैरह का लेवल जो है ना वो मौजूद है उसके अंदर। ये सब कैमरों के नाम है जो तुम लोगों को नहीं पता होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस फील्ड से नहीं हो तुम लोग। तो अब यहाँ पर जो बात समझाने की हुई है कि एक दूसरी चीज जो आती है, एक होती है फीचर डेफिनेशन, कंटेंट राइटर लिख रहा होता है जब, दूसरा आता है उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिखना। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमेशा सिंपल अल्फाज में लिखे जाते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं लिखे जाते कि उसमें कोई शेर व शायरी हो या कुछ और। जैसे कि मैंने बताया कि यू विल फेस द म्यूजिक ऑफ दिस, म्यूजिक ऑफ दिस का मतलब म्यूजिक तो बजती है, आवाज आती है, तो अगर अच्छी होगी तो आपको अच्छा लगेगा,
अगर कोई बहुत ही बुरी म्यूजिक होगी, बहुत ही शोर शराबा होगा तो आपको बुरा लगेगा। तो वही है, नताइज अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स ऑफ एनीथिंग, और रिजल्ट रिजल्ट होता है। तो इसी तरह से, लेकिन जब आप टेक्निकल कंटेंट लिखते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी में हम जो है अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो नॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर रहें। नॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि हर सब्जेक्ट की, हर फील्ड के कुछ नोमेनक्लेचर्स होते हैं। नोमेनक्लेचर मीन्स नाम होते हैं, हमें उनके उन नामों को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये नहीं करते कि हम अपने तौर के ऊपर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दें तो जो रीडर है उसको समझ में ना आए, और वो तो जो भी ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि अगर हमने किसी को कहना है कि जी आपका जो आईपी एड्रेस है उसकी प्रॉक्सी है, तो हम प्रॉक्सी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो इसीलिए होता ये है कि आईटीयू एक इदारा है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो स्टैंडर्ड्स लिखती है। ये बातें भी ज़रूरी हैं क्योंकि अभी हम नया सब कुछ शुरू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, नए लोगों के लिए, ताकि उनको सब चीज़ें पता हो। इस रिकॉर्डिंग को हम दे देंगे उनको, तो फिर वो क्या होगा कि वो नेक्स्ट क्लास में जब ऑर्गेनाइज्ड होगी और तो हम उसको फिर लेके चलेंगे, और हम बहुत फास्ट काम करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। तो बेसिकली होगा ये कि जैसे ही हम इसको, यानी आईटीयू का काम ये होता है बेसिकली कि आईटीयू स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देती है। जैसे हर फील्ड के ये स्टैंडर्ड है और वो उसके नाम रख देती है उन स्टैंडर्ड्स के, और उनकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी जाती हैं, और फिर वो डेफिनेशंस वर्ल्ड वाइड चलती चली जाती हैं और वो वर्ल्ड वाइड उसी तरह से यूज़ की जाती हैं। तो अगर हमने किसी को अमेरिका के अंदर कहा कि जी वी आर बाउंटी हंटर्स, तो साइबर सिक्योरिटी में बाउंटी हंटर्स, उनको पता है क्या होता है। बाउंटी हंटर्स ये होता है कि वेबसाइट के लूप होल्स तलाश करने वाला। इसके पीछे नाम है, यानी एक नोमेनक्लेचर है ना ये, तो इसके पीछे, इस नाम के पीछे एक कहानी होती है। तो वो सबको पता होती है चीज़ें। तो हमने क्या करना है कि वो स्टैंडर्ड्स टेक्निकल कंटेंट में यूज करने, जो कैसे, और ऐसा कंटेंट राइटर उस फील्ड का बंदा ही हो सकता है। तो होगा ये कि एक मिक्सचर बनेगा, जो एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आदमी हो, जो कि ब्रांड डेवलपमेंट, जिंगल डेवलपमेंट या पंच लाइन बनाने वाला होता है, वो होगा। अच्छा, हम सब होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, वो कोई स्पेशल लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली उनका काम ये होता है कि उन्होंने पढ़ा होता है उस चीज़ को, और उन्होंने केस स्टडीज की होती हैं, तो उसके केस स्टडीज की जो नॉलेज है ना, वो उसको इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों एक बताया था कि टाटा कॉफ़ी होती थी इंडिया में, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसके अंदर अचानक अचानक तो नहीं, नेस्ले ने इंस्टेंट कॉफ़ी ऑफर बना दी। इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर ये था कि आप उसे जस्ट मिक्स करें और कॉफ़ी तैयार है। वो डिजोल्व हो जाती थी, वरना जो नॉर्मल कॉफ़ी है उसको कूटना पड़ता है। अच्छा, टेस्ट उसमें बहुत आता है क्योंकि आप उसको जिस तरह का चाहें उस तरह का बना लें, ज़्यादा क्रश करके बनाएं तो। लेकिन थ्रेट ये था कि टाटा करोड़ों रुपए लूज कर जाता उस वक्त अगर वो उसकी कॉफ़ी पड़ी रह जाती, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट होती है। और जो इंस्टेंट कॉफ़ी है वो जगह ले रही थी मार्केट में बहुत तेज। उसने तमाम एडवर्टाइजर्स को बुलाया और एडवर्टाइजर्स को बुला करके दिखाया कि देखो ये है प्रॉब्लम, अब तुम ऐसा ऐड बनाओ, तुम इसको किसी तरह सेल करवाना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए। एक कंपनी ने, जो बहुत छोटी कंपनी थी, वो 2 आदमियों की कंपनी थी, एक लड़का लड़की थे, उनकी कंपनी थी। तो वो क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐड बनाएंगे कि ये आपका तो सब कुछ बिक जाएगा। उन्होंने ऐड बनाया और उस ऐड के बाद विद इन 3 मंथ्स वो पूरी कई करोड़ों का माल जो था वो सारा सारा बिक गया। वो ऐड की कंटेंट इस तरह से बनाया गया कि वो चाय है उबल रही है, और फिर, यानी मैं उसको भी फिर कभी डिफाइन करूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि
जो अच्छा सेलिंग पॉइंट है उसमें हर चीज को मिक्स करके रखना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप बताएं अच्छा, लेकिन चीज भी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर जो चीज अपने लिए अच्छा सोचो वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, वो वाली बात है। तो अगर अच्छी चीज होगी तो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस रिपीट कस्टमर लाएगा, लेकिन आपकी पहली सेल आपकी चीज दिख करके होगी। पहली दफा सेल होगा दिख करके, दूसरी दफा सेल होगा एक्सपीरियंस से, तीसरी दफा सेल होगी रेफरेंस से, चौथी दफा सेल होगी पब्लिसिटी ब्रांडिंग से, यानी ब्रांड डेवलप हो गया उस वक्त तक। ठीक, पहली सेल मार्केटिंग अच्छी थी, लोग आ गए, ले ली, एक्सपीरियंस हुआ, रिपीट कस्टमर आया, उन्होंने रेफरल दिया, चौथी सेल यानी तीसरी सेल हुई रेफरल से, चौथी सेल जो होगी वो किससे होगी, अब वो ब्रांड बन गया और वो अब अपने नाम से बिक रहा है। ठीक है, तो ये साइकिल हमें फॉलो करना पड़ेगा अपनी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर। हम जिन प्रोडक्ट्स में काम करें कुछ ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, यानी जिनका कोई लेवल मैच नहीं करता। ठीक है, निश मार्केट है, आप अलोन है काम करने में। कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया काम कर रही है। हम लोगों ने लेदर जैकेट्स का क्योंकि एक्सपीरियंस किया, हमने प्रोडक्ट वो सेलेक्ट किए जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, यानी कम माल बिके तब भी। अगर हम जीन्स ले लेते तो 12-15 पाउंड की जीन्स तो यहाँ बिक रही है ना, तो उसका तो हमें कोई फायदा नहीं था, क्योंकि 2 पाउंड तो हम सेल में कमाएंगे तो हम कितने पीस बेच लेंगे, काम ज्यादा था। लेदर जैकेट्स का ये कि सीजनल काम होता है मगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। पहली वेबसाइट जो है वो आप लोग यानी लेदर जैकेट, साइबर सिक्योरिटी इनकी बनाएं, फिर उसके बाद हमारे पास कोई 10-12 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी बनाएं। जो ये जितनी भी वेबसाइट बनेंगी इन सब के लिए होस्टिंग साइट हमारे पास अपनी मौजूद है। हम और जो डोमेन नेम है वो उसको होस्ट करना, उसको लगाना, उसके ऊपर सिक्योर बनाना उसको, वो सब अपना काम है। इसके बाद फिर इसमें जो वेब डेवलपमेंट के मैंने अभी तक तुम लोगों को सिर्फ 2 फीचर्स डिफाइन किए थे, एक ग्राफिक्स के किया और दूसरा कंटेंट डेवलपमेंट का किया। जो तीसरा फीचर है अब उसको भी समझ लेते हैं। और तीसरा फीचर जो है इसका वो है इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट से। होस्टिंग मैंने डिफाइन कर दी थी कि वो जैन देख लेगा, मगर तुम लोगों को होस्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि होस्टिंग का ताल्लुक है साइबर सिक्योरिटी से। आपके पास हजारों लोगों का डाटा जमा हो जाएगा, जब लोग खरीदना शुरू करेंगे वही डाटा इंपॉर्टेंट है, और वो डाटा अगर आपका कंप्यूटर चोरी कर लेता है, वो उनको मैसेजेस करता है या उनको ऑफर्स भेजना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके डाटा से फायदा उठा ले। इस वक्त इस डाटा का फायदा सिर्फ और सिर्फ गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं, और वो इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो किसी भी दूसरी आने वाली कंपनी को कहती हैं या तो हमारा पार्ट बन जाओ और अपना सब कुछ हमें दे दो इन टर्म्स ऑफ डाटा, और सब कुछ हमें दे करके फिर तुम जो है वो हमारे गुलाम रहोगे, हमें सारी जिंदगी एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते रहोगे, हमारा जब दिल चाहेगा हम तुम्हें बंद कर देंगे, हम तुम्हारा सारा कारोबार चौपट कर देंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसको समझ लेते हैं। आज अगर आपकी वेबसाइट है और एक कस्टमर को कुछ चाहिए, वो गूगल पे सर्च करता है, आपका नाम ही नहीं आता तो आप तक नहीं पहुंच सकता। आप गूगल को पैसे देते हैं पे पर क्लिक के, वो ऊपर आ जाएगा, खरीद भी लेगा, बिक भी जाएगी चीज। जिस दिन गूगल का दिल चाहेगा आपको हटा देगा। आप यूट्यूब पे चैनल लगाते हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं कि जी यूट्यूब पे वीडियो लगाओ इतने पैसे कमाओ, वीडियो लगाओ उतने पैसे कमाओ, ठीक है, और लोग इस पे अपने चीजें बेच रहे हैं। इसी तरह फेसबुक है, अब मार्केट प्लेस पे इतना कुछ बिक रहा है इसी को नहीं, तो उसने फेसबुक मार्केट प्लेस ने बहुत सारी मार्केट्स की जो यूज प्रोडक्ट की मार्केट थी, खासकर ईबे उसको बहुत ज्यादा हिट किया। ईबे की सेल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, ईबे की विजिटर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, और उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले, क्योंकि एक लेगेसी थी उनकी बहुत बड़ी, मगर वो क्योंकि डेफिनेटली पैसों का मॉडल है और यहाँ पे पैसों का मॉडल नहीं है, ये इस वक्त जो है वो फ्री में दे रहा है, लेकिन वो फ्री में दे करके क्या कर रहा है, ये बात समझने की। वो फ्री में दे के कर ये रहा है कि आप के पास से एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल उठा रहा है, कल को वो अलोन रह जाएगा, फिर वो जो चाहेगा, और मार्केटिंग के पैसे लेता है वो। आप फेसबुक के ऊपर कोई पेज लगाएं, तो मेरे कोई 500 के करीब वो मेंबर्स हैं,
उनमें से कुछ 100 के पास जाता है, बाकियों के पास मैसेज जाता ही नहीं मेरा। मैं चेक कर चुका हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जिन लोगों ने आपकी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट की होती है, उनको एक आइडिया हो जाता है कि कौन आपकी उसको देख रहा है, फिर उनको जो डोरमेंट होते हैं उन तक वो मैसेज ही नहीं जाने देता। लेकिन अगर आपको मैसेज भेजना है तो फिर क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे पैसे लेता है। हम पैसे देते रहे एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो जब हम पैसे देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए तो फॉरेन क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं। देखो वो कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। तो हमें भी इसी तरह से या तो हम उसका पार्ट बन जाए। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डाटा को सिक्योर करने के लिए फिर हम अपनी जहाँ पे वेब होस्टिंग होती है उसकी प्रॉक्सीज बनाते हैं, उसके सारा कुछ करते हैं, उसकी कंटेंट डिलीवरी के मेथड्स डेवलप करते हैं। वो एक एक पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें ना तो कंटेंट राइटिंग है ना ग्राफिक डिजाइनिंग है। बस उसमें ये है कि जो इंट्रूडर है वो आपके सर्वर के अंदर घुस ना सके। अब वो बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें आपको लिनक्स सर्वर आना चाहिए, आपको उसके अंदर अजूर के बारे में पता होना चाहिए, जो अजूर सर्वर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। वो एक फील्ड है जिसका ताल्लुक जैन से है, तो वो अपना करता रहेगा जैसे भी होगा। अब उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी चीज, वेब होस्टिंग हो गई, यानी आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, होस्टिंग साइट्स और उनके टेक्निकल इश्यूज हो गए। अब आ जाता है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाएगी। तो टेक्नोलॉजी में अब एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसको लेके आगे नहीं चल सकेंगे। क्योंकि हमने हमारा टारगेट ये है कि जब हमारी वेबसाइट हो तो हम जब उसको सर्च करें तो वो टॉप पर आ जाए। मसलन मैं एक स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, मैं तुम लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम अगर हम गूगल पे चले जाएं, यानी मैं गूगल खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये google.com पे चले जाएं और मैं लिखता हूँ विंसन एजुकेशन। ओके, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम एजुकेशन, ठीक है। तो विंसन edu लिखता हूँ, ठीक। तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कोई अपनी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं, सिर्फ विंसन edu लिखा है। अब मैं इसको जैसे ही सर्च करूंगा तो देखेंगे कि आप बिल्कुल टॉप के ऊपर, यानी कोई ऐड नहीं है, यानी टॉप के ऊपर NHU विंसन सेंटर ऑफ इमर्जिंग साइंसेज, फॉरगॉट योर पासवर्ड, जो भी चीजें ना ये आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर विंसन एजुकेशन ई कॉमर्स आ जाता है, फिर विंसन एजुकेशन यूके होम पेज आ जाएगा, ठीक है। विंसन एजुकेशन फेसबुक पेज आ जाएगा, डॉक्टर अली जैदी, विनबे विंसन edu, विंसन टेक्नोलॉजीज इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, अलीसन विंसन यूनिवर्सिटी वर्स। तो देखो पहले पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपके वाले। ये कैसे हो गया? ये ऐसे नहीं हुआ कि जस्ट आपने यानी ये नहीं हुआ कि बस ठीक है आपने वेबसाइट बनाई थी तो फौरी तौर पे आपकी वेबसाइट ऊपर आ गई। ये आपको क्या करना पड़ता है, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट्स के लिए वो उसकी विजिबिलिटी फैक्टर्स हैं। विजिबिलिटी फैक्टर अब ये कहता है कि अगर आपको अपनी उसकी विजिबिलिटी लेकर के आनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो पॉपुलर सर्च इंजन हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सर्च इंजन जो भी, वो सर्च इंजन जो है वो उनकी जो मेथड्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल किसी भी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए क्या करता है। तो जब आप गूगल पे जाएंगे और जाकर के सर्च इंजन को ऊपर लाने के लिए करेंगे, तो ऊपर लाने के लिए करेंगे तो आपको ये पता है कि क्रॉलर्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, कीवर्ड्स जनरेशन किस तरह से की जाती है, और कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि वेबसाइट रेटिंग और रैंकिंग के अंदर ऊपर लेकर आती है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसमें इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है कि आपने उसकी टेक्निकल रेटिंग क्या जा रही है, वेबसाइट्स की विजिबिलिटी की टेक्निकल रैंकिंग क्या जा रही है।
और वो जो टेक्निकल रैंकिंग है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है एक चीज़ के ऊपर, और जिसका ताल्लुक ये होता है कि जो चीज़ है उसका बेसिकली किस चीज़ से ताल्लुक होता है बताते हैं। उसका ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि उसकी जो एनालिटिक्स हैं वो किस तरह की चल रही है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए क्या करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स इस्तेमाल करते हैं, और वो गूगल की कुछ लाइंस हैं जो कि एपीआई की होती हैं, वो अपनी वेबसाइट में छोड़ देते हैं। मगर ये ज़्यादातर काम वो लोग करते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, और उनको सिर्फ अपने रिजल्ट चाहिए होते हैं, और गूगल इसी तरह से वो सारा डाटा उठा रहा होता है। तो उसको ये पता होता है कि ये वेबसाइट कितनी विजिट हो रही है, कितनी नहीं हो रही। मगर जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है वो इंटरनेशनल जो यूनियन है इसकी, वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो दोनों जगह से डाटा उठ सकते हैं। मगर अगर आप जो गूगल की एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि गूगल चाहता है कि आप ऐसा करें, तो उसमें जो भी पेज इंसर्ट हो रहा होता है, जो भी डाटा फीड हो रहा होता है, वो गूगल के पास भी सेव होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद अपने हाथ से उनको प्लेट में सजा के दे रहे होते हैं। तो हमने यूज़ नहीं की कोई भी इस तरह की। तो हम, क्योंकि आगे चल के अपना काम कर रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, तो हम उनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे देंगे, उससे भी हम ऊपर आ रहे हैं। हमने बगैर किसी उसके यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हुए प्रॉपर मेथोडोलॉजीज यूज़ किए, तो हम बिल्कुल टॉप पर आ गए। तो हमारे पास जो फोर्थ एरिया होगा वेब डेवलपमेंट का, उसके अंदर वो शख्स होगा जो कि उसकी डेवलपमेंट के वक्त में उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पड़ी है। ये जो इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये अलीना ने खुद की है, और क्योंकि ये सब चीज़ों को समझ चुकी थी, तो इसने ये किया कि फौरी तौर पे इसके लिंक्स डेवलप कर दिए, इसका फेसबुक पेज, इसका यूट्यूब चैनल, उन सब पे लिंक्स लेकर के आ गए। और वो लिंक्स लाने के बाद ये हुआ कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर आ गए और अपनी जगह पे नजर आने लगे। तो हम यही करेंगे कि हमारी जो भी वेबसाइट्स बनेंगी, हम जो ग्रुप बनेगा हमारा, वो उसको विजिट करता रहेगा, और फिर हम जो भी अपनी अनाउंसमेंट करेंगे उसमें ऊपर लेकर के आएंगे। हमारी विजिबिलिटी हमारी सक्सेस है, क्योंकि वो हमारे लिए कस्टमर्स को लेकर के आएगी। हम खामखा में तो कोई चीज़ सर्च नहीं करते ना, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम सर्च करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई अच्छी चीज़ सामने नज़र से गुजरती है, तो हम उस पर नज़र डाल के देख लेते हैं। ठीक है, मसलन फ़र्ज़ किया कि कोई लेटर मैं तलाश कर रहा हूँ, तो उसी दौरान में घर के ऊपर बहुत सारी लेटर्स आके पड़े, लेटर तलाश कर रहा हूँ, तो अचानक एक लेटर निकल आता है, उसमें कोई प्रमोशनल आइटम होता है, तो अरे ये इतने सस्ता मिल रहा है, चलो इसको देखते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। मगर मैं जिस लेटर की तलाश में, तो उसको तलाश करूँगा। तो गूगल इस तरीके को यूज़ करता है, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन में उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स आपको पास ऑन करना शुरू कर देता है। तो जो आपकी टारगेट है वो पीछे रह जाता है, और आप दूसरों की तरफ डाइवर्ट होकर के सेल वहाँ से ले लेते हैं। दीज आर द मेथड्स जिनमें आपने एक्सेल करना है और एक्सेल करके आगे निकलना है। यहाँ पर आके वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। फिर हमारा अगला ग्रुप शुरू होगा, जो होगा डिजिटल मार्केटिंग का। जब आप वेबसाइट अपनी मुकम्मल कर लेंगे, जिसमें चारों एस्पेक्ट्स को, 4 एस्पेक्ट्स मैंने बताए अभी, उन चारों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा गया होगा, कंट्रोल किया गया होगा, तो वो उसके बाद आपकी डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू होगा। 4 एस्पेक्ट्स रिपीट कर देता हूँ ताकि ज़हनी तौर के ऊपर तुम लोग तैयार। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, होस्टिंग एंड सिक्योरिटी, और टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पार्ट हैं, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और एक वो है जो कि उसको वो करेगा, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको मीटअप कराएगा। मसलन फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल फ्रेंडली होना। आज के दौर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों की मोबाइल फ़ोन पे दिखती है, और तुम सब भी ये करते हो कि कहीं रास्ते में निकले हो, कोई चीज़ है, कोई सी देखना है, कोई वेबसाइट देखनी है, तो आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर खोल के चेक कर लेते हैं, आपको वहाँ पे वो सारे कंटेंट मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी की वेबसाइट मोबाइल फ़ोन फ्रेंडली है ही नहीं, तो वो क्या होगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो गूगल ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इस चीज़ के भी पॉइंट्स रखे हैं,
कि अगर कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, यानी स्क्रीन रीएडजस्टमेंट टेक्निक्स उसमें नहीं इस्तेमाल की गई हैं, तो क्या होगा कि वो उसको गूगल ऊपर नहीं आने देगा और रेटिंग में नहीं आएगी, उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और जितने पॉइंट्स कम होंगे रेटिंग में उतनी ही वो नीचे चली जाएगी वेबसाइट। ठीक, फिर किसी भी वेबसाइट का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट करते वक्त जब आप वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो गूगल डेवलपर्स का एक फोरम है, वो बताता है कि ये कितने परसेंट वेबसाइट अच्छी बनी हुई है या कितने परसेंट ख़राब बनी हुई है। अच्छी या ख़राब से मुराद ये है कि बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं अनयूज्ड, बहुत सारे आप सर्वलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं और अगर उसमें कोई बग्स होते हैं तो वो पता चल जाते हैं। अनयूज उसके अंदर और बग्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, इसको भी हम थोड़ा सा एक लेने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अनयूज सर्वलेट्स, जब हम बहुत सारे कोई भी टूल जो है जैसे वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं आप, तो आप थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि थर्ड पार्टी टूल के अंदर उसने क्या कुछ लिखा है। तो वो तो बहुत सारे उसके अंदर उसने ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप ऑप्शन यूज करते हैं खाली एक या दो, तो बाकी जितने ऑप्शंस होते हैं वो अनयूज होते हैं, तो ये बैड पॉइंट्स में चला जाता है क्योंकि अब आपकी अननेसेसरी डाउनलोडिंग हो रही है। यानी फर्ज किया कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, अब आपने एक टी शर्ट खरीदी है, अब ये टी शर्ट आपके काम की है मगर वो एक डब्बे में पैक होकर के उसके एक लिफाफे में अपनी थैली में फिर गिफ्ट रैप में होकर के आई है, तो बाकी सब चीज़ें तो आप उतार के फेंक देंगे ना बाद में। तो वो चीज़ें इसी तरह से कंसिडर की जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि खाम में डाउनलोड हो रही हों मगर उनकी ज़रूरत ना हो, तो वो जो चीज़ें ना उनको फिर हम उसको बैक पॉइंट्स में दिए जाते हैं, तो वो अनयूज होती हैं। मगर थर्ड पार्टी ट्रोजन्स भी होती हैं। ट्रोजन हॉर्सेस का मैं पहले बता चुका हूँ मीटिंग्स में भी कि वो क्यों नाम रखा जाता है, ट्रोजन हॉर्स क्यों कहा जाता है, ट्रोजन्स क्यों कहा जाता है, मालवेयर क्यों कहा जाता है, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो जो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं उनको पता नहीं होता, तो क्या होता है कि वो सारा का सारा कंटेंट उठा के अपने पास लोड कर लेते हैं और उनकी सारी डिटेल्स थर्ड पार्टी के पास जा रही होती है। ठीक है, हम भी बहुत पहले कभी जब हमने वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया था तो हम यही करते थे, मगर जब हमने स्पेशल पर्पस वेबसाइट बनाना शुरू की तो फिर हमने इसके अंदर ये किया कि हमने बहुत ही समझदारी से इस किस्म की तमाम चीज़ों से अवॉइड किया, तो फिर हमारी वेबसाइट सिक्योर भी थी और ये भी था कि उसके अंदर जो डाटा है वो तो सिक्योर था मगर कोई भी इस तरह के सर्वलेट्स नहीं, तो हम उसकी टेस्टिंग गूगल के डेवलपर्स पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, हम बूटस्ट्रैपिंग यूज़ करेंगे और PHP यूज़ करेंगे, CSS यूज़ करेंगे, कैस्केडेड स्टाइल सिस्टम्स यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी वेब पेज बहुत खूबसूरत है। हम अपने टेम्पलेट्स तैयार कर लेंगे, तो विंसेंट की अपनी एक वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग टीम बन जाएगी। इसके अंदर 15 से 20 लोगों की गुंजाइश होगी और ये 4-5 लोगों से हम इसको रीस्टार्ट करें, और ये जो रीस्टार्टिंग हो रही है इसमें साइबर सिक्योरिटी के हेड के तौर के ऊपर जैन है। जैन ही तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं हर काम में मैं खुद ही सारी चीज़ों में लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टीम मुकम्मल हो जाएगी और फिर मैं अगली चीज़ जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा कस्टमर इंगेजमेंट। यानी आपने पहले वेबसाइट बना ली, वेबसाइट के अंदर उसके बहुत अच्छे से ग्राफिक्स इनिशियली स्टार्टिंग में चले जाएंगे, कंटेंट दूसरी चीज़ हो जाएगी, टेक्निकल सिक्योरिटी तीसरी चीज़ हो जाएगी, टेक्नोलॉजी यूज चौथी चीज़ हो जाएगी। जब ये सब चीज़ें मिलकर रेडी हो जाएंगी तो फिर हम डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देंगे। डिजिटल मार्केट के अंदर ब्लॉग साइट्स, वीलॉग साइट्स और उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंस, उसके वहाँ पे लिंक्स लिखना और उसके बाद उसको कनेक्ट करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये हो जाएगा। ये काम डिजिटल मार्केटिंग टीम का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ शुरू होगी वो शुरू होगी कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इंगेजमेंट के तरीके मैं फिर बाद में तुम लोगों को सिखाऊंगा कि आपको कस्टमर किस तरह से इंगेज करना है। आपके पास प्रोडक्ट्स रेडी हो रही हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स
की तस्वीरें दी जा चुकी हैं। उसके इनिशियल स्टार्टिंग फेज मारिया शुरू कर चुकी है। मारिया और अलीना बेसिकली पीछे से उसकी मैनेजमेंट देख रही है और सारी चीज़ें तैयार करवा रही है। और मारिया ने उसकी अभी ईबे पे सब चीज़ें लगा दी हैं सारी, और वो लगा करके उसके ऊपर मैंने व्यूज़ भी देखे, किसी किसी पे 32 व्यूज़ आए, किसी पे 22 व्यूज़ आए, डिफरेंट व्यूज़ आए। अगर अभी किसी ने बाइंग नहीं की या किसी ने कोई उसके ऊपर वो नहीं दिया, तो ये तो होगा अभी। अभी हमने क्योंकि सेकंड लेयर पे नहीं गए, अभी हम इसको फेसबुक मार्केटिंग पे लेके नहीं आए, अभी हमने इसकी वेबसाइट नहीं बनाई है। तो ठीक है, लगा दिया आपने, चीज़ें तैयार होना शुरू, यहाँ पे वो लोग बनवा भी रहे हैं उनको, तो हम अपने ही विंसन के टैग से बना रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, खाली प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारी हैं करने के लिए। तो यहाँ से जब ये चीज़ शुरू होती है, अभी हम साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देंगे तो हम उसको भी देख लेंगे जैसे भी होगा। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि जैसे ही ये सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग शुरू होती है, तो हमें इंटरनेशनल कस्टमर्स को B2B में किस तरह से लेकर के आना है, यानी हमें बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग किस तरह से करनी है। एक तो ये है ना कि हम B2C में हैं, तो B2C का मतलब क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। हमारी बिजनेस है, हमने कस्टमर के साथ डील कर लिया, कस्टमर ने हमसे बाय कर लिया, वो एक सिंगल पीस बाय करेगा, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बाइंग हो सकती है, ये नहीं होता कि सिर्फ एक पीस बिकेगा, 2 पीस बिकेंगे। हो सकता है 100 लोग एक ही दिन में एक ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको 100 पीस चाहिए होंगे वो, तो वो फिर आपको प्रोड्यूस कराने पड़ेंगे ना सबसे। लेकिन B2B में फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर जो बायर है वो आपको बल्क में ऑर्डर देता है। मसलन मैं यहाँ जाता हूँ एक दुकान के ऊपर और वो लेदर जैकेट सेल कर रहा है, मैं उसको अपनी प्रोडक्ट सिखाता हूँ, प्रोडक्ट देखता है, कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा करो, ये वाले 5 पीस, ये 3 पीस, ये 2 पीस, ये 1 पीस कर दो, तो 20 पीस का ऑर्डर बन जाता है। हम उसको सब्सिडाइज रेट, यानी उसको हम अपने मार्केटिंग रेट्स जो सेलिंग रेट्स होते हैं उस पर देते हैं, जो बिजनेस डिस्काउंट देते हैं 20%, 15%, 25%, क्योंकि इसमें इतना ही होता है, और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, आप माल डिलीवर करते हैं और पैसे ले लेते हैं, ठीक है। या वो LC खोल देता है, या वो जैसे भी वो कर लेता है, मनी बैक गारंटी दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो कस्टमर जो है वो आपके लिए क्या होता है, प्लान्ड कस्टमर होता है, जो फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी है। अगर आप एक थर्ड पार्टी हैं, यानी एक शख्स का कारखाना है, आपने उसकी चीजें लेके मार्केट कर रहे हैं, और जैसे ही कोई चीज बिकती है आप उसे जाके लेते हैं और लेके भेज देते हैं, एक मेथड ये है। इस मेथड के अंदर रिस्क दो जगह इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कम हो जाता है नंबर 1, क्योंकि कारखानेदार प्रॉफिट ज्यादा लेते हैं, आपको कुछ मिलता है, बाकी कस्टमर जो है उसको मिल जाता है। और इसके अंदर अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो जिम्मेदारी आप पे आती है। वही बात, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यू विल बी द बेरर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो चीज़ बिक गई, कस्टमर को क्वालिटी पसंद नहीं आई, उसने वापस कर दी, आपने यहाँ पे पैसे दे के माल खरीदा था, अब माल आके आपके गले पड़ गया, आपने उसको कहा तुम वापस लो, वो कहता है मैं क्या करूँगा लेके भाई, मैंने तो ये चीज़ दी थी, वो नहीं लेता वापस, आप क्या करेंगे। तो ये तो कारखानेदार के पास तो ये होता है कि फिर आप क्या करेंगे, उसको एज ए टीजी कहीं और बेच देंगे, तो फंसने वाली बात होती है उसमें। लेकिन अगर आपका कारखाना है और आप फिक्स सैलरीज दे रहे हैं, आपने 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं और आपने उस पर काम करवा रहे हैं, अब आपको रेगुलर ऑर्डर चाहिए। तो रेगुलर ऑर्डर में ये होता है कि फिर अगर किसी के फुल ऑर्डर्स बुक हो जाएं सारे के सारे, तो आप क्या करेंगे कि सारे ऑर्डर बुक होने पर आप सबको उठा करके माल भेजना शुरू कर देंगे, तो आपका कारखाना 24 घंटे चलता रहेगा और आपके सर जाने की फुर्सत नहीं होगी। तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास B2B कस्टमर हो और B2C भी हो, ताकि बैलेंस चले। एक जगह प्रॉफिट कम है लेकिन आपका कारखाना चल रहा है, दूसरी जगह प्रॉफिट ज़्यादा है मगर वो सेल अनगारंटेड है, यानी हो गई हुई नहीं हुई नहीं हुई, तो वो चीज़ों को हमें बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के अंदर या दूसरी टेक्निकल सर्विसेज के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है कहानी, तो हम हर चीज़ को बैलेंस करके लेके चलेंगे जैसे भी हो। तो आज की अब इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया। तो
ये अभी बाकी जितने लोग हैं उनको भेज दी जाएगी, देख लें। मैं शाम तक कल वाली जो क्लास होगी उसका बता देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सादा सी चीज़ है। हम डायरेक्ट 3 वेबसाइट्स पे काम करना शुरू कर रहे हैं और तीनों के अंदर अलग अलग लोगों को काम दे दिया जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे ताकि हमारी वेबसाइट्स अपलोड हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीकेंड से पहले यानी थर्सडे तक आपके पास लेदर जैकेट्स की वेबसाइट अपलोड हुई हो और जो साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट है वो अपलोड हुई हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं जिन पे हमने काम करना है। तो फिर तुम लोग उन चीज़ों में लग जाओगे। वहाँ पे जैन तुम अपनी जो साइबर सिक्योरिटी की साइट है उसको संभाल लेना, अलीना अपनी जो वहाँ पे लेदर का जो भी कुछ हो रहा है सिलसिला और गारमेंट्स वाली जो फील्ड है उसको संभाल लेगी, मारिया अपनी वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग वाले पोर्शन को देख लेगी। तो ये सारे इस तरह से करके अपनी जगह पे काम करते चले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगी। फिर जैसे जैसे कस्टमर एंगेज होता चला जाए वो एक चेन बन जाएगी। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें कम हो जाएगी, यहाँ की मार्केटिंग की रह जाएगी या तुम लोगों को जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करना रह जाएगा। मेरे पास टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा है। हमने हर हाल में नेक्स्ट ईयर ई फैन लॉन्च करना है क्योंकि वो मैंने 2010 में बनाया था, उसके बाद फिर मैंने उसको लॉन्च नहीं किया। तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है और यूके में हम अपने वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेंटर्स बना रहे हैं विंसन FNF के नाम से, विंसन फूड एंड फन के नाम से। तो जैसे पहले हम बना चुके थे वहाँ पे मिलीनियम में हमारा लगा हुआ था या हमने फैल्कन मॉल लिया उस काम के लिए, तो वो हमारी एक बड़ी प्रोडक्ट है। उसके लिए टेक्निकल हायरिंग वगैरह करनी है, तो अभी इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं बहुत सारे, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी नई टीम्स हैं वो पाकिस्तान में हायर होंगी और यहाँ पे जो नई टीम है वो नई हायरिंग चल रही है यहाँ पे। मैंने अभी 2-3 गोरियों के इंटरव्यू वगैरह किए हैं तो फ्रंट एंड के ऊपर वही रहेंगी, तो वो लोग अपना काम करना शुरू करें यहाँ पर और अमेरिका में। तो वो सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं बस कोशिश ये करूँगा इस हफ्ते में तुम लोगों की जो लेयर है वो शुरू हो जाए। ठीक है, चलो, एनी क्वेश्चंस बाय एनीबॉडी? हाँ जैन। Wonderful. Thanks a lot for your presentation. I am not aware of the ठीक है, मारिया तुम्हारे क्या कमेंट्स हैं? जी सर, काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन रही, अच्छी इंफॉर्मेशन थी और कोई क्वेश्चन नहीं है सर जी। अच्छा, तो अलीना तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, सब चीजें सही है, वेल डिफाइन है कि हमें हमारा टारगेट क्या है और हमने उसको अचीव कैसे करना है। अच्छा, अमानुल्लाह को अब टाइम मिला है, अभी वो ऑनलाइन आया और जो अमानुल्लाह वाला प्रोजेक्ट है ना उसके लिए मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बंदा इंगेज किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह। हेलो, अमानुल्लाह के साथ इशू है कि उसकी जो सिग्नल्स है ना वो हमेशा डाउन होते हैं वहाँ पे। हम ये करते हैं कि इसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अभी हो रही है, अभी शेयर कर देता हूँ। तो अमानुल्लाह तुम इसकी अभी रिकॉर्डिंग देख लो, फिर मैं तुमको शाम में फ़ोन करूँगा क्योंकि तुम्हारी जो प्रोडक्ट है उसकी भी जो कि 3D प्रिंटर की रोल्स की थी उसकी भी वेबसाइट वगैरह बननी है पूरी। तो हम उसको फिर शाम में डिस्कस करेंगे, इस हफ्ते में हम इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं वर्क चार्ट फ्लो बना करके ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम वो भी मैं मारिया के हवाले ही कर देता हूँ क्योंकि वो प्रोग्रेस राइटिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ये कि उसकी जो कंटेंट राइटिंग की सलाहियत है वो मैंने देखी है बेहतर है, थोड़ा सा उसको गाइड किया जाएगा तो वो कर लेगी। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्टें बना करके ना जो जो प्रोजेक्ट्स करने किस किस ने क्या करना है उन सब चीज़ों को वो देख लेगी। ठीक है, तो अब इस क्लास को इसको खत्म करें। जी अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये तो अब एंड हो गया इस वक्त सेशन का। मैं तुमको इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट थी आज की, और तुमको आज रात को या कल अलीना कॉल कर लेगी या मैं कॉल कर लूँगा, फिर हम जो तुम्हारी वाली प्रोडक्ट है ना उसकी फिर डिटेल सारी डिस्कस कर लेंगे। मेरा आने का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है, तो वो मैं डेट्स वगैरह बता दूंगा कब तक मैं आ रहा हूँ, बट आई एम कमिंग शॉर्टली।
तो पहले कर रहा था लेकिन मैं फंस गया था काम में। यहाँ पे मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है तो मैं वो बता दूंगा। तो हम इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। तुम इस ग्रुप का पार्ट हो तो मैं तुमको अभी इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और फिर शाम में तुमसे दोबारा बातचीत कर लूंगा। ठीक है बेटा? हेलो। हाँ मुझे इंतजार रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि यार से सर फोन करिएगा रात को, मुझे इंतजार है शिद्दत से। ठीक है, अभी आवाज जो है ना तुम्हारी वो, क्योंकि सिग्नल तुम्हारे जहाँ पे होते हो ना वहाँ सिग्नल सही नहीं होते तो आवाज खराब हो जाती है। थैंक यू। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। ठीक है भाई मारिया, अल्लाह हाफिज, अलीना अल्लाह हाफिज, जैन अल्लाह हाफिज, मान अल्लाह हाफिज। फिर हम जो है ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग अभी तुम लोगों को भेज रहा हूँ और फिर कल हम जो है ना बाकी सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।